हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, दैट इज नवोदय विद्यालय समिति के जो एग्जाम हुए थे 2019 में, जो कि लास्ट लेटेस्ट एग्जाम है। हम लोग उसी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और आज उस पेपर का लास्ट क्लास है। इसमें है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 2019 वाले एग्जाम में, जो 17 सितंबर को 2 से 5 के बीच कंडक्ट कराया गया था। So let's begin the class, but before that subscribe the channel and please do subscribe the channel because I need your support to make new videos. uh, so it will be a good motivation for me if you like the video and सब्सक्राइब इट, ऑल्सो शेयर इट। आज मैं थोड़ा फंबल मार रही हूँ, सो प्लीज इग्नोर करो इसको। सो लेट्स बिगिन द क्लास। लेट्स हैव सम गुड टाइम विथ लेजर विद मी, एट लेजर विद मी। ओके, सो लेट्स बिगिन। आते हैं पहले सवाल पर। जैसा कि पहले ही बताया कि आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल क्वेश्चंस करने वाले हैं इंग्लिश के। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। और मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, थोड़ी छोटी हो जाती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीन को देख पाओ। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे, बट फिलहाल हमारे पास काफी टाइम है। सो एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं। So the passage goes as, it doesn't appear to be a matter of surprise. Matter of surprise. Surprise का matter है that a few states have extreme flood hit situations and some wait for the monsoon. क्या बोला जा रहा है कि कहीं पे तो बहुत फ्लड है और कहीं पे मॉनसून का इंतजार हो रहा है। इसका मतलब मॉनसून नहीं आई, इसका मतलब बारिश नहीं हुई, इसका मतलब कहीं फ्लड मतलब बाढ़, और बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि कहीं बारिश हो रही है और फिर कहीं सूखा पड़ा हुआ है, ऐसी जो है कंडीशन है। If this is all because of global warming worldwide, then it is true also to a greater extent. But there is also a reason which generally men fear to express. ठीक है, और क्या रीजन है? The reason is explicit. Explicit मतलब क्या होता है? जो दिख रहा है सबको, like clear, like obvious. ठीक है, ये होता है explicit का मतलब। और ये है क्या? एक एडजेक्टिव है, विशेषण, मतलब किसी चीज के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? रीजन के बारे में। रीजन कैसा है? क्लियर है, ओबियस है, एक्सप्लिसिट है। ठीक है, द इग्नोरेंस अबाउट वांट एंड डिजायर in a country like India, where natural resources are plentiful, the imbalance occurs almost every year. The fact is that requirements are limited for survival, but the wishes, requirements क्या है? Limited है, but wishes of mankind are unlimited. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमन का जो ये वांट और डिजायर का जो डिफरेंस है, इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। किस चीज के लिए? कि इतना मतलब कहीं फ्लड है, कहीं ड्रॉट है, इतना ये सारे जो कंडीशन हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जरूरतें सीमित है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं है वो बहुत ज्यादा। लाइक अगर स्कूटर से भी काम चल जा रहा है, फिर भी हमको कार चाहिए, या फिर 2-4 कार चाहिए, या फिर 2-4 गाड़ियां चाहिए, अगर एक गाड़ी से काम चल जा रहा है फिर भी। तो ये हुआ वांट, मतलब जो जरूरी है हमारे जीने के लिए। डिजायर मतलब जो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छा है। ठीक है, एक्स्ट्रा। So the continuous, hasty and unlawful use of every natural resource has brought this
misfortune on us. The developed countries are the first culprits of this non-judicious use of the elixir. What is elixir? Elixir is a very good word. इसका मतलब होता है हिंदी में अमृत. ठीक है, ये मीनिंग है इसका. Elixir of life and destruction of natural forest and green belts. The developing countries have followed the suit, but the monster of pollution and scarcity of other resources is uncontrollable. Though it is beyond control now, there is a silver lining. Silver lining मतलब a sign of hope. Hope, उम्मीद की एक किरण. To know one's own mistakes and have remedies to it, perhaps that may save all of us. ठीक है, जो भी हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग या जो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज है, एक्सेसिव यूज है, जो इसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है एटमॉस्फेयर में. सो इसके लिए क्या है, पहले जागरूकता आनी चाहिए इंसान में, ऐसा कुछ पैसेज में कहा जा रहा है. ठीक है, इट्स अबाउट अवेयरनेस अबाउट मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट लीड्स टू these conditions like flood and drought. Okay, drought मतलब क्या होता है, सूखा. DROUGHT. ठीक है, अभी आगे आते हैं. तो पैसेज हो गया हमारा खत्म. कुछ वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो मैंने आपके लिए नोट डाउन करके रखा है. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. अब मैं थोड़े बड़े स्क्रीन पे आ सकती. The meaning of the phrase elixir of life in the passage means, अभी मैंने डिस्कस किया था ये वर्ड है ना. तो बोला जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है इस फ्रेज का. वाटर, फ्लोरा फौना, फॉरेस्ट, ऑक्सीजन, है ना. तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फ्लड और ड्रॉट, सूखा और बाढ़. ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली इनका रिलेशन किससे है, इन चारों में से वाटर से है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर. और वाटर ही है जो लिक्विड फॉर्म में होता है. तो अमृत हम किसको बोलेंगे, अमृत क्या होता है, एक लिक्विड सोल्यूशन होता है ना. सो इस तरीके से भी आप लॉजिक लगा सकते हो. दूसरे और भी लॉजिक है आपके पास कि कहीं भी फ्लोरा फौना की बात नहीं हुई है, ऑक्सीजन की बात नहीं हुई है और फॉरेस्ट की बात नहीं हुई है. ठीक है, सो आपका ये डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो. इसका मतलब भी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना है, पढ़ के समझना है. ठीक है कि सबको क्लियर, ये सबने कर लिया होगा, काफी आसान था. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी पैसेज. Next we are having, according to the author, the primary remedy for the misfortune of mankind is to save water, create knowledge, plant more trees. Plant more trees दो बार कैसे आ गया, शायद कुछ गड़बड़ी मेरे से हुई होगी. My bad, मेरी गलती है. ठीक है, my bad मतलब my mistake. So क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रही है, सबसे पहले बात क्या हो रही है, सेव वाटर तो ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज तो ठीक है, लेकिन हम पानी कब बचाएंगे, ज्यादा पेड़ पौधे कब लगाएंगे, जब हमें इसके बारे में जागरूकता आएगी. तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट नॉलेज अबाउट इट. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रिएट नॉलेज. ठीक है, इसी की बात हुई. तो एक बार पैसेज पे आ जाते हैं फिर से. तो लास्ट में हमारे पास है टू नो वंस ओन मिस्टेक्स एंड हैव रेमेडीज टू इट. ठीक है, पूरे ही पैसेज में अवेयरनेस की बात हो रही है कि लोग जो है खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में यही लोग फर्स्ट कल्प्रिट है, क्योंकि वो लोग इलीगली यूज कर रहे हैं वाटर का बहुत ज्यादा. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट हो रहा है. ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे. नेक्स्ट वी आर हैविंग अकॉर्डिंग टू द, अच्छा ये तो कर लिया ना, चलो नेक्स्ट. What does the author want to convey about surprise in the passage? शुरुआत में हमको एक वर्ड मिला था सरप्राइज. तो इसका मतलब क्या है, क्या कन्वे करना चाहता है कौन, ऑथर. कन्वे मतलब बताना चाहता है.
ठीक है। द फ्लड हिट सिचुएशंस, फ्लड एंड ड्रॉट टुगेदर, द ड्रॉट मानसून। किसकी बात हो रही है? ऐसे ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, क्या बाढ़ और सूखे दोनों की बात हो रही है, सिर्फ सूखे की बात हो रही है, या फिर मानसून की बात हो रही है? एक बार आ जाते हैं फिर से पैसेज पे। It doesn't appear to be a matter of surprise that a few states have extreme flooded situations. ठीक है, ये पहला ऑप्शन था। and भी है ना, and some wait for the monsoons. wait for the monsoon का मतलब क्या हो गया? सूखा हो गया, है ना। इसका मतलब फ्लड और ड्रॉट दोनों की बात हो रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे फ्लड और ड्रॉट दोनों है ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। So our answer will be option number 2, that is flood and drought together. Fine, easy था। तो देखो पीजीटी में कितना इजी पैसेज आया हुआ है, तो आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सप्लिसिट? इसको भी हमने डिस्कस किया था अभी। इसका मतलब क्या था? जो दिख रहा है, जो पता चल रहा है, दैट इज क्लियर, दैट इज ओबियस। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? अजम्पशन, एस्टिमेशन, प्रिजम्पशन और ओबियस। ठीक है, तो अजम्पशन, प्रिजम्पशन और एस्टिमेशन ये तीनों काइंड ऑफ एक ही तरह के वर्ड है, सिमिलर वर्ड्स है ना। और हमको पता भी है कि इसका मीनिंग ओबियस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओबियस। एक और तरीका है पता करने का, हम इसको ग्रामेटिकली भी कर सकते हैं। आते हैं फिर से एक बार पैसेज पे। यहाँ क्या लिखा है? द रीजन इज एक्सप्लिसिट। रीजन क्या है? एक्सप्लिसिट। मैंने क्या बताया? एक्सप्लिसिट जो है वो एडजेक्टिव है, किसके लिए? रीजन के लिए। ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है? सॉरी, ओबियस क्या है? सॉरी, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो जो हमारा सिनोनिम होना चाहिए वो भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। ठीक है, और जब भी लास्ट के वर्ड में TION लगा होता है तो वो नाउन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 4 तो ये तीनों ही क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, और ओबियस क्या है? एडजेक्टिव। तो ये भी एक तरीका है पता करने का। दूसरा क्या है? सेम टेंस में, जैसे कि अगर कोई ऑप्शन ING, अगर कोई क्वेश्चन में ING पूछा है तो उसका जो आंसर होगा वो भी ING फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा कोई क्वेश्चन शायद पहले भी किया था हमने, TGT वाले पैसेज में किया था, याद है? डिस्कॉन्सर्टिंग ऐसा कुछ था शायद, मुझे याद आ रहा। अभी वो पैसेज हो गया खत्म, अभी आते हैं अगले पैसेज में। अगेन लेट मी शॉर्टन माई सेल्फ। So let's first read the passage. हम एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, पहले भी बता दिया। So the passage goes as, a few years ago we often talked about an age of technology. अभी आ गया टेक्नोलॉजी पे, इसके पहले क्या था? एनवायरमेंट इशू था। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू था, अभी ये है टेक्नोलॉजी। दैट हैज सराउंडेड अस। कंप्यूटर्स एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट इन एन अनसरपासेबल चेंज इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अनसरपासेबल मतलब मैचलेस, जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, किसने किया है ये? टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ने, बेसिकली कंप्यूटर्स ने ऐसा किया। सो एवरी नेक्स्ट डे टेक्नोलॉजी ऑफ कॉमन काइंड इज अवेलेबल एट चीपर रेट्स। एवरी नेक्स्ट डे, एंड वी आर यूजिंग इट एवरी डे। बार बार यहाँ पे एवरी क्यों लिखा गया है ना? एवरी नेक्स्ट डे, एवरी डे, लाइक हर दिन हमको कुछ नया मिल रहा है, मतलब जो है वो बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी, है ना। इट इज टुडे दैट वी हैव पुश्ड आवरसेल्व्स इनटू द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता होगा, where human emotions are captured by smart devices and preferences are set in a moment, right from a simple thought of having a cup of tea, making a warm water shower or listening to favorite songs do not need human intervention. अभी हमें
मानविक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं रह गई है, क्यों, किसके वजह से, टेक्नोलॉजी की आ जाने से, इसके हर दिन ग्रोथ होने की वजह से। Thoughts are automatically transmitted to a core device that further operates on other gadgets and machines. Alexa की भी बात यहाँ पे हुई है. A voice controlled intelligent personal assistant service has changed our lifestyle. Sophia is a social robot that uses AI. AI का मतलब क्या हो गया? Artificial intelligence. To see people, understand conversations and even form relationships. ठीक है, ये किसके बात हो रही है? Is a social robot that uses AI to see people, understand conversations and even form relationships. ये सब क्वालिटीज किसकी बताई जा रही है? रोबोट की. Moreover, it has the ability to learn from one experience and apply that knowledge. Ability to learn from one experience and apply that knowledge to new situations. It is the similar way that what humans learn to do in their life. जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीखे, उस एक्सपीरियंस को कहीं और अप्लाई करते हैं उस नए सिचुएशन में. तो इसी तरीके से सोफिया भी है, जो टेक्नोलॉजी भी है, वो भी ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू लर्न. बेसिकली इट सीम्स दैट they will not be far when technology and robots will be able to govern human life completely. मतलब अब इंसानों की जरूरत रही नहीं जाएगी. कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं ये बुरा भी है. प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है इसके. द डिबेट इज अनएंडिंग. ठीक है, तो आ जाते हैं अभी क्वेश्चन पे. What is this? So the question is, what do you understand by AI in the context of the passage? Of course हमने अभी डिस्कस कर लिया था. ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये कहाँ पर है? फोर्थ में. हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत आसान था. तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. What does the author indicate when he says that technology is cheaper? क्या मतलब है इससे? It is continually growing. It is bought with high price. It is common. It is available for free. फ्री तो कुछ नहीं है लाइफ में. ठीक है, हाई प्राइस की तो कहीं बात ही नहीं हुई है कि फ्री है या महंगी है. ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअली ग्रोइंग. एवरी डे, हर दिन कुछ नया आ रहा है. इसका मतलब क्या है? ये बढ़ता जा रहा है. आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला. सो द फर्स्ट विल बी एन आंसर, correct answer. Next question we are having, what is the meaning of unsurpassable in the passage? डिस्कस किया था हमने, जो मैचलेस है ना, जिसके जैसा कोई नहीं है. तो फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? जो बार बार हो रहा है ना. ये तो इसका मीनिंग नहीं हुआ. कॉमन. यूबिक्विटस का मीनिंग क्या होता है? यूबिक्विटस बहुत ही, ये जो वर्ड है बहुत सारे एग्जाम्स में आता है. बैंक के एग्जाम में तो ये कई बार आया. ठीक है, तो यू मस्ट नो दिस वर्ड. इसका मतलब होता है कॉमन. बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर. ठीक है, तो जब दो वर्ड सिनोनिम्स हैं तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आंसर सेकंड हो सकता है तो फिर फोर्थ भी हो सकता है. बट हमें आंसर तो कोई एक ही चूज करना है, तो सेकंड और फोर्थ भी हो गया कैंसिल. तो पियरलेस का मतलब ही होता है अनसरपासेबल, अनमैच्ड, अनराइवल्ड, अनइक्वल्ड, इनकम्पैरेबल, जिसके जैसा कोई नहीं है. ठीक है, ये किसके लिए बात हुई थी? टेक्नोलॉजी के लिए. वही क्या है? अनसरपासेबल है. ओके, आते हैं अगले सवाल पर. ये डिस्कस कर लिया हमने कि पियरलेस का मतलब ही क्या होता है? अनसरपासेबल. Next we are having, what ability of robots does the author talk about? क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग इसमें कि वो जैसे इंसान क्या करते थे, कुछ सीख कर
उस एक्सपीरियंस को नए सिचुएशंस में अप्लाई करते थे, तो रोबोट्स भी ऐसा ही कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनमें सीखने की एबिलिटी है। लिखा भी है पैसेज में, दे हैव द एबिलिटी टू लर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू लर्न। एक बार पैसेज में आप देख लो। So they have the ability to learn। हमने पहले ही इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो दोनों ही पैसेज हमारे खत्म हो चुके हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो जनरल क्वेश्चन है जो पूछे गए थे उसी पेपर में, 2019 वाले पेपर में। तो लेट्स स्टार्ट with that। Fill in the blank with the most appropriate antonym of the underlined word in the sentence। क्या ढूंढना है हमें, एंटोनिम, विपरीत शब्द किसका, जो अंडरलाइंड है उसका। So he gets regular promotions because he is industrious, but his brother is so dash and unwilling to work। ठीक है, उसको क्या है, रेगुलर प्रमोशंस मिलता है, क्यों, क्योंकि वो इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग। ये वर्ड शायद पहले भी था, टीजीटी वाले पेपर में भी था। ठीक है, बट और बट का यूज कब करते हैं, जब हमको कुछ उसका उल्टा बोलना है। मतलब अगर पहले सेंटेंस में तारीफ हो रही है तो दूसरे वाले में कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है, बट हिज ब्रदर इज सो डैश एंड अनविलिंग टू वर्क। काम नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता मतलब एनर्जेटिक है इसलिए काम नहीं करना चाहता, नहीं, ये तो नहीं होगा। मैं एक बार ऑप्शन का नंबर डाल दूं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, क्विक है, बहुत जल्द है, मतलब कोई भी चीज फटाक से कर लेता है, तो ये तो और नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, इंसलेंट, इंसलेंट का मतलब क्या होता है, जो रूड है, किसी से रेस्पेक्टफुली बात नहीं करता। तो काम करने का रूड होने से कोई रिलेशन नहीं हुआ। इंजलेंट मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है लेजी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हिज ब्रदर इज सो एंड but his brother is so indolent and unwilling to work। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड मिले। इंसलेंट मिला जिसका मतलब रूड, इंडोलेंट मिला जिसका मतलब लेजी। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। क्यों, क्योंकि किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, सो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अभी आ गया क्वेश्चन ग्रामर से, मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ग्रामेटिकल एरर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इट इज मी हु स्कोर्ड द विनिंग गोल इन द मैच। ये मैं ही था जिसने जो विनिंग गोल था उसको स्कोर किया था, कहाँ पे, इन द मैच में। ठीक है, गड़बड़ी कहाँ पे है, हु स्कोर्ड इन द मैच, इट इज मी द विनिंग गोल। इन द मैच तो सही है, द विनिंग गोल भी सही है। ठीक है, हु स्कोर्ड, जिसने स्कोर किया, ये भी सही है। तो इट इज मी गलत हो सकता है। एक बात बताओ, यहाँ पे जो सेंटेंस का हीरो है वो कौन है, किसने गोल किया है, किसी इंसान ने किया है ना, वो हीरो, मी है शायद हीरो। ठीक है, तो जो हीरो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में दो फॉर्म होते हैं, एक्चुअली तीन होते हैं, अभी फिलहाल दो समझो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। पॉजेसिव भी होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म में आई होता है और मैं थोड़ा हट जाती हूँ, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हीरो है, हीरो का मतलब सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मी नहीं होगा बल्कि आई होगा। इट इज आई हु स्कोर द विनिंग गोल इन द मैच। ऐसे बोल के देखो, आई स्कोर द विनिंग गोल इन द मैच, ऐसे बोलोगे क्या, मी स्कोर द विनिंग गोल इन द मैच, नहीं ना। तो एक बार हु को हटाकर देखो तो समझ आ जाएगी।
ओके, आई गेस आपको क्लियर होगी। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में पता करना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं इसके बारे में इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Next, we are having select the most appropriate meaning of the given idiom. ये idiom है, मतलब मुहावरा। तो ये जो मुहावरा दिया है, stir up a hornet's nest, इसका आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, थोड़ा हम लिटरली जाएंगे। लिटरली कैसे जाएंगे, सबसे पहले आते हैं ये स्टर्ड अप। स्टर का मतलब क्या होता है, हिलाना। ठीक है, चलाना, या सब्जी चलाते हैं उसको स्टर बोलते हैं, कुछ हिला दिया उसको भी स्टर बोलते हैं। ठीक है, नेस्ट का मतलब पता है, घोंसला। हॉर्नेट क्या होता है, हॉर्नेट वही इंसेक्ट होती है जो ब्लैक एंड येलो में होती है, जिसका बहुत ही पावरफुल स्टिंग होता है, बहुत ही उसका जो डंक होता है बहुत ही विशाला होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। वो उसको हॉर्नेट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए इमेज भी रखी है, ये जो है तो कितना तकलीफ होता है जब ये, अब सोचो आप इसके घोंसले को हिला दोगे तो आपने कितनी बड़ी मुसीबत को मतलब न्योता दे दिया है। मतलब जैसे मधुमक्खी के छत्ते को हिलाना, ये कुछ वैसा ही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने मुसीबत मोल ली है। ठीक है, आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, मुसीबत मोल ली है, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। टू कॉज ट्रबल, टू स्पॉइल द शो, टू बी स्केर्ड, टू बी रेस्टलेस। तो आपने क्या किया, आपने मुसीबत को बुलाया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू कॉज ट्रबल। दैट इज आवर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीजें एक्चुअली याद करने की आपको अब थोड़े से मतलब एक लिस्ट बनाकर याद कर लो, या फिर अगर नहीं याद कर पाते हो तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लॉजिकली जाओगे लिटरली जाओगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, now come to the next question, select the correctly spelt word। अभी स्पेलिंग वाली बात आ गई है, तो अगर ये वर्ड पता है तो आप इजीली कर जाओगे, नहीं पता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो ये पता है ये कौन सा वर्ड है, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, जो दयालु। ठीक है, जो बहुत काइंड है, मैग्नेनिमस भी बोलते हैं। तो उसकी स्पेलिंग होती क्या है, उसकी स्पेलिंग होती है B-E-N-E। तो B-E-N-E कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो B-A है, चला गया, यहाँ B-E-N-E है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद होता है वलेंट, V-O-L-A-N-T। अच्छा, थर्ड वाले में भी ए है, थर्ड वाला भी चला गया। एंड सेकंड वाले में आई है, आई नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। द स्पेलिंग इज, आपको ऐसे याद कर लो, बेनेवोलेंट, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, बेनेवोलेंट। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है काइंड, दयालु। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। सो अभी आते हैं अगले सवाल पर। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। कल भी डिस्कस किया था, पहले भी मैंने बता दिया, अगर आपको पहले से ही बता दिया गया है कि एक्टिव में करना है या पैसिव में करना है तो ये ज्यादा आसान अपने आप हो जाता है। अदरवाइज पूछा जाए चेंज द वॉइस, बताया ना हो एक्टिव है या पैसिव है, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा एक्टिव है या पैसिव, उसके बाद आप चेंज करोगे, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको करेक्ट पैसिव बताना है। इसका मतलब सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव में होगा। अब फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग अ ट्री हाउस। आर मतलब प्रेजेंट, आईएनजी फॉर्म कौन सा होता है, V4, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। दूसरी चीज एक और बात बताई थी कि पैसिव है मतलब V3 होगा, और उसके पहले बी खुद या इसका कोई भी एक फॉर्म होगा। बता दिया है, बी के बहुत सारे फॉर्म है, पहले की वीडियोस में जाकर देख लो, बार बार एक ही चीज डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है,
सो V3 ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्ब क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का बेस फॉर्म क्या है, बिल्ड, और बिल्ड का V3 क्या होता है, बिल्ट। ठीक है, तो पहले तो सेंटेंस में बिल्ट होना चाहिए, उसके बाद बी का एक फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आईएनजी होता है तो वो चेंज हो जाता है बीइंग में। मतलब जहां पे हमको बीइंग और बिल्ट साथ में मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट में बीइंग, फर्स्ट मतलब पहले V3 ही नहीं है तो नहीं हो सकता पैसिव। आपको सीधे वर्ब से आना, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्ट है लेकिन बीइंग नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बिल्ट है, बीइंग है, देखते हैं। यहाँ पे देखो बिल्ड है, नहीं होगा। ठीक है, तो बीइंग बिल्ट हमको मिल गया। दूसरा आर क्या है, प्रेजेंट, इज भी क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, बट क्या हमको यहाँ पे आर चाहिए था, नहीं, ये वर्ब कैसे लगता है, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। फाइन, आई गेस क्लियर है सबको, वॉइस बहुत आसान है। फिर भी आप अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बता दो, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमको करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना है इस बार। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस बेसिकली शुरू होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिक फॉर्मेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। सो सेंटेंस को पढ़ते हैं तभी क्लियर हो पाएगी चीजें। द नेस्ट कास्ट हिज फिशरमैन, नेस्ट मतलब घोंसला, घोंसले ने कास्ट किया फिशरमैन को। घोंसला तो मतलब नॉन लिविंग थिंग है, ये कैसे मछुआरे को कुछ कर सकता है, कास्ट कर सकता है, इलॉजिकल हो गया ये तो। आपको इसमें देखना ही नहीं कुछ, मतलब मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तो ये चला गया। ये तो सब्जेक्ट वर्ब हमको मिला, ऑब्जेक्ट भी मिला, लेकिन ये मीनिंग नहीं दे रहा हमको, साथ में मीनिंग भी चाहिए। ठीक है, प्लस मीनिंग, इट शुड बी मीनिंगफुल। नेक्स्ट पे आते हैं, द फिशरमैन कास्ट द रिवर इनटू हिज नेट होपिंग फॉर अ गुड कैच। फिशरमैन ने क्या किया, रिवर को ही कास्ट कर लिया, रिवर को ही डाल दिया। रिवर को कैसे डाल सकता है मछुआरा, ये भी इलॉजिकल है, चला गया ये भी। द रिवर कास्ट द नेट, फिर से रिवर, नदी ने नेट को डाल दिया नदी में, क्या किया, मतलब ये फिर से लॉजिकल हो गया। द फिशरमैन, इस बार पढ़ते हैं, एक ही बच्चा देख लेते हैं। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इनटू द रिवर होपिंग फॉर अ गुड नेच। तो मछुआरे ने क्या किया, अपने जो जाल है उसको नदी में डाला, उम्मीद करते हुए कि उसको एक अच्छा कैच मिल जाएगा, एक अच्छी पकड़ मिल जाएगी, मतलब कुछ पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल है। बाकी जगह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल रहे थे लेकिन मीनिंगफुल नहीं था, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तीनों और मीनिंगफुल भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। ठीक है, बहुत आसान था ये तो। आते हैं अगले सवाल पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इस बार। इसके पहले क्या पूछा गया था, एंटोनिम, इस बार सिनोनिम। ठीक है, सो ऑनेस्ट का बताना है, तो पहले तो इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो ऑनेस्ट का मतलब होता क्या है, सीरियस, गंभीर। ठीक है, अब आते हैं फसेशियस। फसेशियस मतलब होता है जो मतलब कोई सोचो कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है, वहां पे आके कोई बिना मतलब का हंसी मजाक करने लगा, जो बड़ा अभद्र है, अजीब सा है, तो वो ह्यूमरस है लेकिन इन अ नेगेटिव वे, हंसौरा। ठीक है, ह्यूमरस बट नेगेटिव, नेगेटिव है, ये नेगेटिव वर्ड है, ह्यूमरस बट इन अ नेगेटिव सेंस। क्लमजी, क्लमजी का मतलब ऐसा जो मतलब कुछ चीजें गिराता रहे, तोड़ता फोड़ता रहे, ये चीजें मैं करती रहती हूँ, तो ठीक है, तो क्लमजी ऐसे इंसान को कहते हैं जैसे कि मैं हूँ। ठीक है, सॉलम, सॉलम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीरियस, सिंसियर, ये होता है सॉलम का मतलब। जॉक्यूलर का मतलब फिर से होता है वही
ह्यूमरस। तो ये बट नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वे में है, ठीक है। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, ठीक है। तो फसेशियस और जोक्यूलर सेम ही वर्ड थे, तो वो नेगेटिव था, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव था, ठीक है। और क्लमजी अलग ही, जो चीजें तोड़ता फोड़ता रहे। अर्नेस्ट का मतलब सीरियस, सोलेम का मतलब सीरियस। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज सोलेम, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अभी ये ब्लैंक आ गया। सो यू मस्ट स्टडी इन डेप्थ, आपको गहराई से पढ़ना चाहिए, डीपली स्टडी करनी चाहिए। नॉलेज विल नॉट फेच यू अ गुड रिजल्ट, ठीक है। नॉलेज आपको अच्छा रिजल्ट, फेच का मतलब क्या होता है? ब्रिंग, लेकर आना। नॉलेज विल नॉट फेच यू अ गुड रिजल्ट, नॉलेज आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये तो नॉलेज तो अच्छी चीज होती है, तो कैसा रिजल्ट आपको अच्छा चीज नहीं देगा? नेगेटिव कोई वर्ड चाहिए, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, है ना। ऊपर ऊपर का नॉलेज या खराब नॉलेज या कैसा नॉलेज है जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जहाँ पे बात हो रही है डीप में पढ़ने की, मतलब डीप का कुछ उल्टा, आपको डीप में पढ़ना चाहिए। अगर डीप का उल्टा वाला वर्ड नहीं पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब ऊपर ऊपर अगर पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है ऊपर ऊपर, ठीक है। सुपर पोस्ट मतलब क्या होता है? एक के ऊपर दूसरे को रख देना, ठीक है, वो होता है सुपर पोस्ट। सुपर सीड मतलब किसी के बदले आ जाना, जैसे कि टेक्नोलॉजी हैज सुपरसीडेड ह्यूमन, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमंस के बदले आ गई, किसी चीज के बदले, टेक ओवर कर लेना, दैट इज सुपरसीड। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा, एक्स्ट्रा, नॉट नीडेड, ठीक है, फालतू। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल का ही मतलब होता है ऊपर ऊपर, ठीक है, नॉट इन डेप्थ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नॉलेज विल नॉट फेच यू अ गुड रिजल्ट, ठीक है। जो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, कितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आप इसी बहाने सीख गए, है ना। प्लेस्ड ऑन और अबव समथिंग एल्स, ठीक है। सुपरसीडिंग मतलब किसी का जगह ले लेना, सुपरफ्लुअस पता जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है। सुपरफिशियल जो डेप्थ में नहीं है, नॉट इन डेप्थ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से पढ़नी है सारी चीजें साथ में। जब आप वोकैबुलरी क्वेश्चंस कर रहे हो तो सारे ऑप्शन का मीनिंग देखते जाओगे, ताकि आपका वोकैब भी स्टोर होता जाए, एनहांस होता जाए। फाइन, आते हैं अगले सवाल पर। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगेन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आ गई, मतलब आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं सेंटेंस। A triangle which has sides 3 is meaningless, है ना, तो ये तो नहीं होगा। Which has 3 sides, उल्टा करना चाहिए था, 3 पहले आना चाहिए था। A triangle is called a polygon which has 3 sides. Polygon which has 3 sides, बोला जा रहा है कि पॉलीगॉन के 3 साइड्स होते हैं, नहीं, किसके होते हैं? ट्रायंगल के होते हैं। पॉलीगॉन मतलब कोई भी फिगर जो लाइन से बना हो, 3 लाइन से बना हो, या फिर 4 लाइन से बना हो, या फिर 5 लाइन से बना हो, या फिर 6 लाइन से बना हो, कोई भी हो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अ 3 साइड हैज ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अ पॉलीगॉन विच हैज 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो ये सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, ठीक है। इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी मीनिंगफुल। Again the same question, correct, select the correct sentence structure. So करते हैं sentence. The children are laying the table when mother cooked dinner. माँ ने खाना बनाया, बच्चे टेबल ठीक कर रहे थे, मतलब टेबल पे चीजें पोजीशन कर रहे थे, रख रहे थे। ये थोड़ा सा मीनिंगलेस लग रहा है ना, टेंस इसका सही नहीं जा रहा, ये टेंस बेस्ड आ गया है। द चिल्ड्रन आर लेइंग द टेबल
ऐसा होना चाहिए था कि जब माँ खाना बना रही थी तब जो बच्चे हैं चीजें टेबल पे लगा रहे थे, लाइक प्लेट्स रख दो, या केचप है, अचार है, नमक है, सॉल्ट है, मिर्च है, अ, जो भी आपको पेपर है रखना, वो सारी चीजें लगा रहे थे, है ना। तो मीनिंग ये निकल रहा। तो पहला तो ये मीनिंग नहीं दे रहा, द चिल्ड्रन आर लेइंग, द चिल्ड्रन अभी कर रहे हैं, मदर ने माँ ने खाना बनाया, माँ बच्चे अभी टेबल लगा रहे हैं, ये गलत हो गया। The children laid the table when mother is cooking dinner. When का हम यूज नहीं करते। मैंने कई बार बताया कि जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम while का यूज करते हैं। जब ऐसा हो रहा था, जब मैं पढ़ा रही थी, while I was teaching, while I am teaching, while I will be teaching, ठीक है। तो when का नहीं while का यूज होता है, तो सेकंड भी गलत हो गया। The table was laid by children while mother is। अभी देखो यहाँ पे was है, is है, मम्मी खाना बना रही थी और टेबल जो है बच्चों द्वारा सजाया जा रहा था। फिर यहाँ टेंस का प्रॉब्लम हो गया है ना, दोनों ही पास्ट में या फिर दोनों ही होना चाहिए प्रेजेंट में, कि जब मम्मी खाना बना रही थी तो बच्चे टेबल ठीक कर रहे थे या पोजीशन कर रहे थे, लगा रहे थे, ठीक है, ये है। तो थर्ड वाला भी मीनिंग नहीं दे रहा है, ये तीन चलेगा। अभी फोर्थ ही ऑप्शन बच गया, देखते हैं हमारा क्या होता है। द चिल्ड्रन लेड द टेबल वाइल मदर वॉज कुकिंग डिनर, ठीक है, वाइल के बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मम्मी खाना बना रही थी तो बच्चे टेबल लगा रहे थे, दिस इज करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अभी देखो तीन वर्ब एक ही तरह के, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। एक तो लाई, सबको पता लाई मतलब झूठ बोलना है, तो इसके फॉर्म्स कैसे चलते हैं, लाई, लाइड, लाइट, ठीक है, ये तो आसान है, लाई, लाइड, लाइड, ये सबको पता है। लेकिन दो और यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ले है, यहाँ सेकंड फॉर्म क्या है, ले, इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। पोजीशन करने के लिए क्या होता है, ले होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ले, जिसका हमको अभी पास्ट फॉर्म हमको मिला था, लेड, द चिल्ड्रन लेड द टेबल, ये था। एक्स लेइंग के लिए भी हम यही यूज करते हैं, द hen was laying the eggs, ठीक है, इस तरीके से। और ये लाई का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, लाई डाउन, लेटना, पोजीशन करना, कहीं पे एक स्टेट में होना, रहना, वो हो जाता है। तो इसका क्या चलता है, लाई, ले और ले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्या है, ले, लेड, लेड, ठीक है, इसका मतलब करेक्ट पोजीशन पे रहना, ठीक है, पुट करना। दूसरा क्या है, लाई, जिसका मतलब रिमेन इन अ स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है, जिसका फॉर्म कैसे चलता है, लाई, ले और लेड। लाई तो में तो कंफ्यूजन नहीं होती होगी, लाई, लाइड, लाइड, दैट इज झूठ बोलना, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। She stopped the school, sorry, she topped the school in the board exams. Options are did she, has she, hasn't she. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग पे इस बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, फिर उसका उल्टा बोलते हैं। जैसे कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, नहीं पढ़ाती क्या, मैं तो अच्छा नहीं पढ़ाती, पढ़ाती हूँ क्या, मतलब शुरू में जो बोलना है पॉजिटिव या नेगेटिव, बाद में उसका क्वेश्चन फॉर्म में उसका उल्टा होगा। मतलब अगर पहले पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव, पहले नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस कैसा है, यहाँ पे नॉट, डू नॉट, डिड नॉट वाला कोई भी वर्ड नहीं है ना। इसका मतलब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। शी टॉप द स्कूल इन द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। हिंदी में अगर बोल लेते हैं, उसने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है, नहीं किया है क्या, ठीक है। तो हमको नेगेटिव वाला चाहिए। तो यहाँ पे ये नेगेटिव में हो सकता है, ये तो पॉजिटिव है, चला गया, ये भी पॉजिटिव है, चला गया, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो ऑप्शन की बात हुई, हम इसको पता कैसे करते हैं, हम इसको बनाते कैसे। सबसे पहले यहाँ हम टेंस पता करते हैं। शी टॉप्ड, मैंने बताया था, कोई अगर आईएनजी, कोई भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ये क्या होता है, सिंपल पास्ट। तो ये V2 है, मतलब ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, डिड लगता है, जैसे कि आई
वेंट मैं गया, इसको उल्टा क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो, है ना। तो इसमें डिड लगता है, तो डिड वाला कौन सा है, ये, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा मैंने बोला कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे देखो है डिड नॉट शी, डिडंट शी टॉप द स्कूल इन द बोर्ड एग्जाम्स, डिडंट शी, उस दिन टॉप किया है, नहीं किया क्या, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, पहले हम टेंस पता करते हैं, फिर उसका नेगेटिव बनाते हैं, फाइन, तो ऐसे हम बनाते हैं इसको। Next question we are having, fill in the blanks with the most appropriate word. You must dash on your expenses if you want to live within your means. Means मतलब जो भी आपके इनकम है या अर्निंग है, ठीक है, या आपके पास जितने पैसे हैं, अगर तुम्हारे पास जितने पैसे विद इन मतलब उसी के अंदर सीमित रहना चाहते हो, तो मतलब जितना पैसा उसी के अंदर रहना, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात हो रही है, मतलब खर्च की बात हो रही है, तो खर्च को क्या करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, घटाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे फ्रेजेस है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, तो रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फ्रेज है, तो कट डाउन जो फ्रेजल वर्ब है, इसी का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, कट डाउन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। बाकी के भी देख लेते हैं। कट अप का मतलब, कट अप एडजेक्टिव है, मतलब अपसेट, डिस्ट्रेस, दुखी। कट ऑफ क्या है, लेवल टाइम, मतलब कट ऑफ का मतलब हो गया जो लास्ट डेट है, लाइक द कट ऑफ डेट इज दिस, कट ऑफ होता है ना एग्जाम में जो एक्स्ट्रा लिमिट, कट ऑफ क्या है इस एग्जाम का, लाइक एनवीएस का कट ऑफ क्या जा रहा है ना, मतलब कि मैक्सिमम क्या है, ठीक है, लास्ट क्या है। कट डाउन मतलब रिड्यूस, डिस्कस कर लिया। और कट आउट यू नो बहुत सारे मॉल्स में या कहीं भी ये पॉलिटिशियंस की या मूवी स्टार्स की ऐसे शेप बनी होती है ना, बड़े बड़े, उसी को बोलते हैं कट आउट। तो कट आउट क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक, पहला वाला एडजेक्टिव था, दूसरा वाला भी नाउन है, और कट डाउन क्या है, वर्ब, ठीक है। हम इसको ग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, एक बार आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। यू मस्ट, मस्ट क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वर्ब था, कट डाउन, ठीक है, इसलिए भी हमारा आंसर क्या होगा, कट डाउन। तो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। Now next question is, select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, अगर ये सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ गलती है तो उसका सही क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। द शॉपकीपर गेव मी अ टोर 10 रुपी नोट, क्या है, 10 रुपी नोट, 10 रुपए का एक नोट, और का मतलब एक, टोर, टीयर मतलब क्या होता है, फाड़ना, इसका पास्ट टेंस टोर, और इसका V3 क्या हो जाता है, टॉन, ठीक है। तो जो V3 होता है ना उसको हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, जैसे कि ब्रोकन हार्ट, इस पे एक वीडियो भी है मेरा, आप जाकर दे सकते हो। ब्रोकन हार्ट, हार्ट क्या है, नाउन, तो ब्रोकन क्या हो गया, V3 जो है यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है। कैसा दिल, टूटा हुआ दिल, कैसा नोट, फटा हुआ नोट, ठीक है। तो टॉन V3 आना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे टोर है तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। तो अब हमको इसका एक सही ढूंढना है, तो पहले तो टॉन होना चाहिए, तो टॉन ए में है, हो सकता है सी में है, हो सकता है, टोड कोई वर्ड नहीं होता है तो नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन सा बच गया, एक्चुअली तीनों ही चले गए, तो हमारा आंसर क्या बच गया, अच्छा फर्स्ट वाला भी है अभी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब कितने नोट है, और 10 रुपी नोट, ठीक है, और है, इसके इसलिए नोट होना चाहिए,
तो क्या होना चाहिए, अ टॉन 10 रुपी नोट, अ टॉन 10 रुपीज नोट। कभी भी यहाँ पे एस नहीं लगाते, यहाँ भी क्वेश्चन में है, मैं मिस कर गई बताना कि यहाँ पे एस भी नहीं होता हमेशा। यहाँ पे नंबर जो भी हो, अगर यहाँ पे क्योंकि अ है मतलब एक, इसलिए नोट आया। अगर होता टू तो यहाँ पे क्या हो जाता, नोट्स हो जाता। ठीक है, तो वो तो फिक्स्ड है, 10 रुपी या 20 रुपी या 30 रुपी, वो कभी भी रुपीज नहीं बनेगा। ठीक है, नोट्स या नोट्स बन सकते हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे 1 है शुरू में या 2 है। यहाँ पे क्योंकि शुरू में अ है मतलब 1 है, इसका मतलब नोट होना चाहिए, नोट्स नहीं। थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, बहुत ही रास्ता फैल गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, अ टॉन 10 रुपी नोट। ठीक है, एक फटा हुआ 10 रुपया का नोट। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आपको इसका समान अर्थ वाला वर्ड बताना है। सबसे पहले आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। लोध, लोध का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नफरत करना, हेट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हेट। बाकी के वर्ड्स बहुत ही आसान है, आपको सबका मीनिंग पता होगा। प्रेस तारीफ करना, हर्ट दुख पहुंचाना, लव मतलब प्यार करना। ठीक है, हेट का मतलब नफरत करना। डिटेस्ट भी एक वर्ड होता है, डिटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट स्पीच। अभी क्वेश्चन आ गया स्पीच से, मतलब नरेशन से आ गया है, ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है डायरेक्ट, इसका मतलब सेंटेंस किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में। ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो आते हैं इस पे। सुमन टोल्ड मी दैट माय मदर वाज वेटिंग फॉर मी एट द गेट। किसकी बात हो रही है, मी की, मी से बात हो रही है, मी के मदर की बात हो रही है। इसका मतलब योर मदर हो जाएगा। तो सुमन सेड टू मी, ये तो सब में ही है, यहाँ तक हमको नहीं आना। फिर हमको ढूंढना है योर हो जाएगा। तो माय शुरू में है, फर्स्ट वाला चला गया, सेकंड थर्ड फोर्थ में तीनों में ही योर मदर योर मदर योर मदर मिल रहा है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे टोल्ड पास्ट बता रहा है, वॉज भी पास्ट बता रहा है, तो क्या यहाँ पे पास्ट होगा। नरेशन में क्या होता है, जब यहाँ पे पास्ट होता है तो जब हम इसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं और ये वर्ब भी पास्ट में चला जाता है। इसका मतलब पहले ये प्रेजेंट में होगा। अगर ये पहले पास्ट में होता तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता। ठीक है, अगर इसको मैं और डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगी, अगर आपको जानना है तो आप बता दो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है। ठीक है, तो हमको इज वाला चाहिए, तो माई मदर इज, यहाँ पे तो वॉज है तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वॉज वेटिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो हमको इज वेटिंग चाहिए। इज वेटिंग जहाँ होगा वो हमारा आंसर है। फर्स्ट में इज वेटिंग है लेकिन कैंसिल हो चुका है, थर्ड भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे वेटेड है, फोर्थ में वॉज वेटिंग है तो ये भी हो गया कैंसिल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। सुमन said to me your mother is waiting for you at the gate। फिर चेंज होगा तो क्या बनेगा, सुमन told me that my mother was waiting for me at the gate। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। आई गेस मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हो गए खत्म और इसी के साथ खत्म हो गया है हमारा पीजीटी का पेपर। ठीक है, अगली क्लास आप किस चीज की चाहते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो और मुझे बताओ। तब तक देखते रहो मेरा चैनल और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई बैडली नीड दिस। ठीक है, सपोर्ट मी, मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड
discuss it and also learn from it. So ठंड लग रही है मुझे, एसी का टेम्परेचर काफी लो है और रात भी हो गई है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।